Hello everyone, welcome back to my channel once again. Now we are going to start with the case scenario number 9 because last time हमने सारे case scenarios खत्म करे थे but case scenario number 9 and 10 में correction था so I thought कि मैं पहले इसको अपलोड कर दूं। चलिए करते हैं start without wasting any of the time. Conceptual clarity हम साथ साथ लेते चलेंगे and फटाफट से क्वेश्चंस भी इसका फिनिश कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड विद द जुरिस्डिक्शनल जीएसटी अथॉरिटी इन द स्टेट ऑफ द राजस्थान। क्या बोल रहा है? XYZ लिमिटेड कहाँ पे रजिस्टर्ड है? राजस्थान में रजिस्टर्ड एंड ऑपरेट्स इन द मल्टीपल बिजनेसेस। XYZ राजस्थान में रजिस्टर्ड है, बहुत सारे बिजनेसेस में वो काम करता है। प्रिंसिपल बिजनेस, मेन बिजनेस का क्या काम है? मेन बिजनेस इसका है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का। क्या करता है ये? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का काम है। इसके कस्टमर इसको चेसिस प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर ये फैब्रिकेटिंग का काम बिजनेस करता है, फैब्रिकेटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में आ जाती है। क्या करता है? XYZ लिमिटेड राजस्थान में रजिस्टर्ड है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दे रहा है। इसके अलावा वो क्या करता है? इसके अलावा वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज भी दे रहा है बाय रोड, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज दे रहा है एंड जीएसटी 5% उसने ऑप्ट किया है, मतलब जीटीए की सर्विसेज दे रहा है एंड 5% ऑप्ट किया है। यहाँ से आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए? जीटीए की सर्विस जहाँ पे 5% ऑप्ट किया जा रहा है वहां पे जो टैक्स है वो जीएसटी है वो किसमें दिया जाएगा? आरसीएम में पे किया जाएगा। जो टैक्स है वो कहाँ पे किया जाएगा? आरसीएम में पे किया जाएगा। उसके बाद क्या आ जाता है? आरसीएम में टैक्स पे करने वाला है यहाँ पर। उसके बाद जनवरी मंथ की कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है, जनवरी मंथ की कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है। क्या गिवन है देख लेते हैं फटाफट से। प्रोवाइडेड द सर्विसेज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, इसने क्या करा है? गुड्स की जो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है उसको ए लिमिटेड को दी है। वो कहाँ पर रजिस्टर्ड है? गुजरात में। सिंपल सी बात है, वी आर द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हमने दी है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अगर दी है 5% इसने ऑप्ट किया तो इस पे टैक्स कौन देगा? टैक्स देगा रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, मतलब ए लिमिटेड इस पे टैक्स पे करने वाली है। एक चीज मैं आपको और याद दिलाना चाहूंगी, अगर 5% आप ऑप्ट करते हो तो आपको अपनी परचेसेस पे भी, आपको अपने इनपुट्स पे भी आईटीसी नहीं मिलता है, आपको अपने इनपुट पे भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो पहली वाली सर्विसेज में मैं एज एन XYZ लिमिटेड क्या कर रही हूँ? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दे रही हूँ ए लिमिटेड को। ए लिमिटेड कौन हो गया यहाँ पर? रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। तो जीएसटी कौन देगा? जीएसटी देने वाली आरसीएम में ए लिमिटेड। तो मुझे इस सप्लाई पे टैक्स पे नहीं करना है। उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद बोल रहा है परचेज करा है टायर्स परचेज करा है फॉर इट्स ओन फ्लीट ऑफ ट्रक, अपने फ्लीट ऑफ ट्रक्स के लिए टायर परचेज करा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस दे रहा है, जो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज दे रहा है उसके रिगार्डिंग इसने टायर परचेज करे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आरसीएम में 5% ऑफ किया गया तो इसको अपनी इनकम जो अपनी परचेजेज है उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विसेज के लिए कुछ परचेजेज है तो इस पे हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। मैं साथ साथ नोट डाउन करती जाऊंगी कहाँ पे क्या मिलने वाला है। चलिए उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला गया है इसने परचेज किया है, मशीनरी परचेज किया विद एन एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ द बॉडी। इसके लिए इसको आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कितने में परचेज करा है इसने? 50 लाख रुपीस में परचेज, जो एडवांस मशीनरी है, एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीनरी क्या करिए? परचेज करिए। ध्यान रखना, मशीनरी इज इंस्टॉल्ड एट द XYZ प्रीमाइसेस। XYZ के प्रीमाइसेस पे मशीनरी इंस्टॉल हुई है, XYZ के प्रीमाइसेस पे मशीनरी इंस्टॉल हुई है एंड द सेम वाज परचेज फ्रॉम द बी लिमिटेड। मैं XYZ लिमिटेड हूं, मैंने बी लिमिटेड से मशीनरी परचेज करी है, लेकिन इंस्टॉल कहां पे हुई है? इंस्टॉल हुई है XYZ के प्रीमाइसेस पे। बी लिमिटेड से परचेज करी है, रजिस्टर्ड पर्सन इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। मैं भी राजस्थान, वो भी राजस्थान में। बी लिमिटेड ने क्या करा है? प्रोक्योर करी है मशीनरी आगे सी लिमिटेड से। सी लिमिटेड को बोला डायरेक्टली आप XYZ को दे आओ। तो बी ने बी से ली, बी ने सी से खरीदी, सी को बोला डायरेक्टली ए को दे आओ। यहाँ पे हमें क्या कंफ्यूजन होने वाली है? यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी। नहीं, यहाँ पे ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी वाला पॉइंट नहीं आएगा। व्हाई? बिकॉज एक वर्ड आपने अगर मिस कर दिया तो आप यहाँ पे कर दोगे मिस्टेक। इन्होंने बोला है इंस्टॉल की गई XYZ वाली प्रीमाइसेस पे। ये हमने पढ़ा था प्लेस ऑफ सप्लाई में, गुड्स को जहां पर इंस्टॉल किया जाता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाता है प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन क्या बन जाएगा?
XYZ प्रीमाइस का प्लेस जो कि कहां पर है, जो कि इन द स्टेट ऑफ द राजस्थान, जो कि इन द स्टेट ऑफ द राजस्थान। इंस्टॉलेशन वाला प्लेस हमारा बन जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद चलिए क्या कह रहा है, XYZ लिमिटेड ने क्या करा है, प्रोक्योर करी है सर्टेन इंजीनियरिंग सर्विसेज। XYZ लिमिटेड ने क्या करी, इंजीनियरिंग सर्विसेज ली है, कहां से, इटली से ली है। अगर सर्विसेज इंपोर्ट करी है तो आपके माइंड में सेक्शन 7(1)(b) आ जाना चाहिए। मैं फटाफट से आपको रिकॉल करवाती हूँ, सेक्शन 7(1)(b) क्या बोलता है, 7(1)(b) बोलता है अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट करा है, सर्विसेज को इंपोर्ट करा है फॉर अ कंसिडरेशन, नाउ वेदर इट इज फॉर बिजनेस और नॉन बिजनेस, दोनों ही क्या बन जाएंगी, दोनों ही चीजें सप्लाई बन जाएंगी। फिर से ध्यान देना, सर्विसेज का इंपोर्ट यहाँ पर कवर है, गुड्स का इंपोर्ट यहाँ पर कवर नहीं था। वाई, बिकॉज गुड्स का इंपोर्ट तो कस्टम में डील किया जाता है। सर्विस का इंपोर्ट अगर किया है, चाहे वो बिजनेस के लिए चाहे वो नॉन बिजनेस के लिए, प्रोवाइडेड की कंसिडरेशन दिया गया है तो वो सप्लाई बन जाएगा। लेकिन अगर वो नॉन बिजनेस के लिए तो वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, बिकॉज उसको एग्जम्पशन चैप्टर में एग्जम्पशन दी गई है। ध्यान रखना, सप्लाई तो वो मानी जाएगी अगर आपने सर्विस को इंपोर्ट किया गया है फॉर अ कंसिडरेशन, चाहे वो बिजनेस के लिए चाहे वो नॉन बिजनेस के लिए। बट अगर वो बिजनेस के लिए तो वो टैक्सेबल सप्लाई बन जाएगी, अगर वो नॉन बिजनेस के लिए तो वो क्या बन जाएगी, एग्जम्प्टेड सप्लाई बन जाएगी। उसके बाद क्या बोला गया है, फर्दर इन्होंने क्या किया है, गुड्स भेज दी है आगे रिपेयर पे 5 लाख रुपए लगा है। गुड्स पे रिपेयर की बात हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात है, तो ये हमारे यहाँ पे कवर नहीं होगा। जो 15 लाख पे इंपोर्ट है, ध्यान रखना इस पे क्या दिया जाएगा, मैंने आपको बताया अगर सर्विस को इंपोर्ट करा है फॉर कंसिडरेशन है। दूसरा फॉर बिजनेस नॉन बिजनेस, बिजनेस के लिए टैक्सेबल सप्लाई, नॉन बिजनेस के लिए एग्जाम सप्लाई, नॉन बिजनेस के लिए एग्जाम सप्लाई। लेकिन जो टैक्सेबल सप्लाई है उस पे क्या देना पड़ेगा, RCM में टैक्स XYZ लिमिटेड को देना पड़ेगा, उस पे RCM में टैक्स जाएगा। तो XYZ लिमिटेड क्या करेगी, 15 लाख पे RCM में टैक्स देगी। XYZ लिमिटेड इज लायबल टू पे द टैक्स ऑन द RCM ऑन द अमाउंट ऑफ 15 लाख रुपीज। उसके बाद क्या आता है, प्रोवाइडेड द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस प्रोवाइड करिए। ओके, इट इज अ रिलेटेड पार्टी एंड रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज। सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स की है तो RCM में सामने वाली पार्टी ने टैक्स देना है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मैं सप्लायर ऑफ सर्विसेज हूं एंड मैंने 5% ऑप्ट किया है, तो रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द RCM, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द RCM। उसके बाद क्या बोला गया, XYZ लिमिटेड ने सोल्ड करा है, स्क्रैप बेचा है रिलेटेड टू द फैब्रिकेशन बिजनेस, उसके बाद परचेज करी है गुड्स रिलेटेड टू द फैब्रिकेशन बिजनेस 10 लाख रुपीज की, आउट ऑफ विच 1 लाख वाज स्टोलन। ध्यान रखना, ये हम ITC चैप्टर में पढ़ा था एंड हम आगे भी पढ़ने वाले हैं कि जो भी गुड्स स्टोल होगी, डिस्ट्रॉयड होगी, उस पे हमें ITC नहीं मिलेगा। तो हमें ITC कितने मिलेगा, ओनली 9 लाख रुपीज पर ITC मिलेगा। एंड जो चीज हम कैश में RCM में पे कर रहे हैं वो भी हम एलिजिबल है ITC लेने के लिए। ऑन दैट अमाउंट टू वी आर एलिजिबल टू टेक द ITC विच वी आर पेइंग इनटू द कैश इन द बाय द वे ऑफ द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसके बाद रिसीव्ड एन एडवांस रिसीव किया है फैब्रिकेशन वर्क के लिए, एडवांस रिसीव करा है एंड 3000 जो 10 लाख एडवांस है वो फैब्रिकेशन के लिए एंड जो 3 लाख एडवांस है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सर्विसेज के लिए किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। बाकी तो सेम बातें कर रहे हैं कि टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो नील है, आप देख लो क्या क्या हमें करना है। जनरल रेट 18% है एक्सेप्ट वो 5% वाला, जनरल रेट क्या है 18% है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नेट GST लायबिलिटी। क्या डिटरमाइन करना है, नेट GST लायबिलिटी पेबल इन कैश, कैश में पे करनी है XYZ लिमिटेड को। चलिए देखते चलेंगे, हम कैश में पे करनी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे क्या हमने कुछ पे करना है, नहीं, कैश में तो पे होगी लेकिन पे कौन करेगा, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस पे करेगा। तो मुझे तो XYZ लिमिटेड के लिए कैलकुलेट करना है तो मुझे पे नहीं करना है। उसके बाद कैश में कितना पे करना है, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था मशीनरी परचेज की है, इसमें भी हमने कुछ नहीं करना। कैश में हमने क्या पे करना था, इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, जो हमने सर्विस इंपोर्ट करी है उस पे कैश में पे करना है। ठीक है, उस पे हमने क्या करना है,
कैश में पे करना है इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज पे। कितने की हमने सर्विस इंपोर्ट की है 15 लाख, तो हम 15 लाख पे क्या करेंगे 18% ले लेंगे 2,70,000 रुपीज। उसके बाद क्या था, उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विसेज थे उस पे सामने वाली पार्टी रिसिपिएंट टैक्स देगा, हमने उस पर टैक्स नहीं देना है। दूसरी रही बात फैब्रिकेटिंग के बिजनेस की, उसके लिए आईटीसी भी अवेलेबल है, तो कैश में तो आरसीएम वाला ही हमें फिलहाल नजर आ रहा है जिसपे हमने पे करना है। देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ, सोल्ड करा है स्क्रैप इतने में, एंड उसके अलावा आईटीसी हमारे पास बहुत पड़ा है तो कैश में देने की बात नहीं आएगी। तो हाल फिलहाल हमने कैश में क्या देना है, कैश में हमने देना है 2,70,000 रुपीज, बिकॉज for the good for which we are the recipient, for the services which we are recipient in case of the import of the service। तो 2,70,000 would be the answer, 2,70,000 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, what shall be the total ITC, टोटल आईटीसी इसको कितना मिलेगा। पहली बात जो 270 मैंने कैश में पे किया मुझे उसका आईटीसी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद मैं देखती हूँ मेरे पास परचेज की कौन सी आइटम थी जिसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। परचेज की आइटम कौन सी थी जिसका मुझे आईटीसी मिल जाएगा। फर्स्ट वाली आइटम में कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल फर्स्ट वाले में मुझे कुछ भी करना नहीं था, बिकॉज फर्स्ट वाला को मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, सामने वाली पार्टी पे करेगी वो ही आईटीसी ले लेगी। उसके बाद एक ये वाली सर्विसेज आई जिसपे मैंने आरसीए में पे किया और मैं टैक्स भी ले लूंगी। उसके बाद क्या था, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ये आ गई परचेज ऑफ द सर्विसेज। परचेज हमने कितने में करी 10 लाख रुपीज में, बट 1 लाख रुपीज का क्या हो गया, स्टोलन हो गया। सो हमने कितना पे करना, ओनली वी आर एलिजिबल टू टेक द आईटीसी ओनली फॉर द 9 लाख रुपीज। 9 लाख रुपीज पे 18% निकालो, 9 लाख रुपीज पे 18% बनेगा 1,62,000। 1,62,000 पे मैं एक और एलिजिबल हूँ आईटीसी लेने के लिए। ये तो रिसीव्ड एडवांस की बात है तो आईटीसी की कोई बात नहीं आएगी। 2,70,000 प्लस 9 लाख पे 18%, 9 लाख पे 18% कितना बनेगा 1,62,000 बन जाएगा। और देखते हैं और क्या है, और हमने शायद एक मशीनरी परचेज करी थी, बिल्कुल हमने एक मशीनरी परचेज करी थी, कितने में 50 लाख रुपीज में मशीनरी परचेज करी थी। ध्यान रखना फैब्रिकेशन वाला बिजनेस है, इसके लिए मुझे परचेज पे आईटीसी मिलेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स वाला बिजनेस है उसके लिए मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है 50 लाख रुपीज पे भी मैं निकाल लूंगी 18%, 9 लाख रुपीज मुझे और हो गया यहाँ पे कलेक्ट जिसपे मैंने आईटीसी लेना है। तो 9 लाख रुपीज भी हो गए जिसपे मुझे आईटीसी लेना, क्या कितना बन गया 9 लाख प्लस 1,62,000 प्लस 2,70,000, 13,32,000 मेरा टोटल अमाउंट है जिसपे मुझे आईटीसी मिल जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, whether Lummus Inc is required to obtain the registration to discharge the GST liability। जो हमने इंपोर्ट करी है सर्विस की इंपोर्ट करी है उसमें टैक्स कौन देगा, उसमें टैक्स हम देने वाले इन द आरसीएम। तो सप्लायर को क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, नहीं, हमें आरसीएम में टैक्स देना है तो सप्लायर की लायबिलिटी यहाँ पर बनती नहीं है। तो यस वाले पॉइंट तो आप छोड़ दो, हमें चाहिए नो वाला कोई है, एक ही पॉइंट है नो वाला, तो दैट वुड बी आर द आंसर। नो Lummus Inc is not required to obtain the registration for GST the liability। तो Lummus Inc जो बाहर वाली पार्टी हमें सर्विस दे रही है उसे कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन इंडिया में नहीं लेना है, बिकॉज वी एज अ रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस आर लायबल टू पे द टैक्स ऑन द आरसीएम। उसके बाद आता है 9.4, डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन द सर्विस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स के केस में क्या इस पे जीएसटी लायबिलिटी बनेगी XYZ को, नहीं, बिकॉज XYZ लिमिटेड को नहीं बनेगी, बिकॉज वी आर द सप्लायर ऑफ द सर्विस एंड वी आर ऑप्टिंग फॉर 5%। तो रिसिपिएंट वाला आरसीएम में टैक्स देगा, तो मुझे क्या बन जाएगी, मेरे लिए जो जीएसटी लायबिलिटी है वो नील हो जाएगी। उसके बाद इन केस ऑफ द मशीनरी सोल्ड एंड फैब्रिकेटेड बाय सी लिमिटेड, तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई किसका बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हमने क्या पढ़ा था XYZ का बनेगा, बिकॉज बी वाला नहीं बनेगा, XYZ का बनेगा, बिकॉज XYZ का क्या है, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन है, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन है, तो उसके ऊपर आईजीएसटी कितना आ जाएगा, देखते हैं आईजीएसटी कितना आ जाएगा। आईजीएसटी आ जाएगा इस पर
एक सेकेंड प्लीज। इन केस ऑफ मशीनरी सोल्ड बाय सी लिमिटेड, आईजीएसटी XYZ का प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा। सी लिमिटेड के लिए कितना बनेगा, सी लिमिटेड के लिए कितना टैक्स बनेगा, सी लिमिटेड यहाँ पर अल्टीमेट सेलर था, सी लिमिटेड में कितने में गुड्स बेचा, 42 लाख में बेचा, तो 42 लाख पे 18% कितना आएगा, 7,56,000। सॉरी, आई वाज अज्यूमिंग दैट XYZ लिमिटेड के केस में पूछा है सी लिमिटेड ने प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर आएगा, जहां पर उसने गुड्स का इंस्टॉल किया XYZ के प्लेस पे, तो XYZ के केस में आएगा सी लिमिटेड को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन द 42 लाख, बिकॉज सी ने तो बी को पे किया ऑन 42, बी ने आगे XYZ को दिया है 50 में, तो सी के लिए टैक्स पे कितने अमाउंट पे आएगा, 42 लाख पर आ जाएगा, 18% दैट कम्स आउट टू 7,56,000। चलिए यहाँ पर फिनिश हो हमारा केस नंबर 9। मिलते हैं नेक्स्ट में, उसके बाद कुछ रजिस्ट्रेशन का चैप्टर आने वाला है। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड एंड यस, हमें एग्जाम्शन लेकर आ रही है एंड वी आर गोइंग टू अचीव दैट। बाय बाय।